जय हिंद, वंदे मातरम डे स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी डी यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर अवेलेबल हूँ EDU 105 का महा मैराथन वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने एजुकेशन के 105 वाला जो आपका पेपर है उसके 2022 और 2023 के दोनों प्रीवियस ईयर पेपर को कंबाइन करके एक मैराथन वीडियो तैयार कर दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ का 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट, अगर इस पेपर के टाइटल की बात करें तो इस पेपर का टाइटल है डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम 2। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट आपको ले चलते हैं प्रीवियस पेपर पे और दिखाते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के बीच शेयर करिएगा ताकि हमें भी इससे मोरल सपोर्ट मिल सके। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच सब्जेक्ट द एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ अर्बन एरियाज इज मोर। यानी शहरी क्षेत्र में किशोरों और किशोरियों की रुचि किस विषय में अधिक होती है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनकी रुचि किसकी तरफ ज़्यादा होती है। पहला कह रहा है विज्ञान, तकनीकी, कृषि, कला, गृह विज्ञान। तो आपको बताऊंगा कि उनकी रुचि किस में लगेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि साइंस टेक्नोलॉजी में उनकी रुचि ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको भी पता है। अगला, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय मतलब फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन से स्टैब्लिश हुई थी। तो स्टूडेंट, आपको बताना चाहूँगा कि जो वुड का जो डिस्पैच था, जो वुड का घोषणा पत्र था 1857 का, इसी के अंतर्गत 3 यूनिवर्सिटियाँ भारत में सबसे पहले स्थापित की गई। 1857 का वुड डिस्पैच याद रखिएगा। 1857 में वुड का घोषणा पत्र आया था और इसके अंतर्गत भारत में 3 यूनिवर्सिटियाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। तो इसमें से कलकत्ता भी नहीं है और मद्रास नहीं है, तो इसमें पहला यूनिवर्सिटी क्या हो गई, मुंबई हो गई। ठीक है, तो अगर ये तीनों हैं कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, और तीनों ही एक साथ स्थापित की गई थी और कब की गई थी 1857 में। समझ में आ गया, तो आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट, साथ ही बताना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स इस वीडियो EDU 105 का वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने हमारा 104 का वीडियो नहीं देखा, वो जाके देख लेंगे, भले ही उनका पेपर हो गया है या होने वाला है। दोनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों पेपर में सिलेबस बहुत मैच कर रहा है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो EDU 104 के हैं वो 5 में पूछे गए हैं और 5 वाले 4 में पूछे जाते हैं। तो जरूर जाके हमारे चैनल पे EDU 104 देखिएगा और आपको खुद ही समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा था। चलिए, आते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उच्च शिक्षा क्यों आवश्यक है, यानी हायर एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो बात करें, कह रहा है छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए, यानी ब्रॉड आउटलुक डेवलप करने के लिए, सही है। फिर कह रहा है विश्व विशेषज्ञों के निर्माण हेतु, यानी टू क्रिएट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, सही है। फिर कह रहा है नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए। तो स्टूडेंट, इस तरह से सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं और हमारा उत्तर है कि उपयुक्त सभी, यानी ये जो ऊपर सारे कारण है इसीलिए उच्च शिक्षा आवश्यक हो जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्रिस में कितने वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। अब देखिए, क्रिच लिखा है, एक्चुअली ये क्रच है। तो क्रच में हम बात करें कि क्रच में कितने ईयर के बच्चों को रखा जाता है। तो स्टूडेंट, ये क्रच जो होता है, ये क्या होता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि बच्चों का दूसरा घर होता है और खास करके जो माता पिता काम करते हैं, जो मतलब माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं, तो वो अपने बच्चे को कहीं छोड़ के तो इधर उधर जा नहीं सकते। तो वो क्रेच मतलब होता ही है शिशुगृह, इसका हिंदी शब्द होता ही है शिशुगृह। और घर जैसा माहौल और बच्चों को मिले जब वो माता पिता काम पे जाते हैं, बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित यानी सिक्योर और अच्छा इन्वायरमेंट, गुड इन्वायरमेंट मिले, इसलिए क्रेच का निर्माण किया गया। तो इसमें 4 माह से 3 साल तक के बच्चों को रखा जाता है, इससे ऊपर के और इससे कम के बच्चों को नहीं रखा जाता है। समझ में? इसका हिंदी मतलब होता है शिशुगृह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कर रहा है, हर बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करो जैसे वो अपना बच्चा है। तो देखिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन किसका है। तो स्टूडेंट, ये कह रहा है कि एजुकेट एवरी चाइल्ड एज इफ ही वर योर ओन चाइल्ड। तो ये स्टेटमेंट बात करें तो ये मैकमिलन का स्टेटमेंट है। और देखिए, मैकमिलन का पूरा नाम क्या था, ये स्टेटमेंट उन्होंने 1924 में दिया था और इनका पूरा नाम था मार्गरेट मैकमिलन। ठीक है, आप याद रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या है, मार्गरेट मैकमिलन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट, वो कह रहा है कि विच एज ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रेन आर एजुकेटेड प्री प्राइमरी, यानी प्री प्राइमरी में किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो स्टूडेंट देखिए, अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके 104 में आया था, इसलिए मैं बोला था दोनों वीडियो देख के जाएगा। स्टूडेंट, आप नई शिक्षा नीति को और उसके स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी हम आपको नई शिक्षा नीति का एक चार्ट दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं समझा दे रहा हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है, देख लीजिए, इसमें अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसको 5, इसमें जो आपको बात करें स्टूडेंट, इसमें जो कह रहा है नई शिक्षा नीति, आप ध्यान से देखिएगा, इस नई शिक्षा नीति में 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। यानी हमारा नया फॉर्मेट क्या हो गया स्टूडेंट, अब 5+3+, तो ये हमारा जो नया फॉर्मेट है 4। अब यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए
पहले जो स्तर था वो क्या था 10+2 वाला स्तर था। तो 6 से 16 साल तक में और क्या कहते हैं 18 साल तक बच्चा 12 तक की स्टडी करता था। अब जो 5 साल है स्टूडेंट, वो बच्चा 3 साल पे एडमिशन लेगा और 3 साल पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे देखिए, इसमें जो 3 से जो बच्चा 3 से 6 साल के अंदर वो बालवाड़ी में पढ़ेगा और 6 से 8 साल तक में वो पढ़ेगा क्लास, मतलब 6 से जो 8 ईयर का हो जाएगा तो स्टूडेंट वो 1 और 2 में 6 में 6, 7 और 8 साल ईयर्स में वो मतलब क्लास 2 तक की स्टडी करेगा और इसको मूलभूत कहा जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर कहलाया है, यही प्री प्राइमरी आपका हो जाता है, ठीक है? यही आपका क्या हो जाता है? प्री प्राइमरी। और जो आपका 2 से जो आपका जो ये मूलभूत है, इसमें बाल वाटिका है। अब इससे जो दूसरा स्तर होता है, तो देखिए स्टूडेंट 3 साल तक आपका बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 साल आपका यहाँ पढ़ेगा। तो कुल मिला के 5 साल का ये पहला हो गया। फिर जो दूसरा चरण है कक्षा 3 से 5, तो ये 3 ईयर यहाँ पे हो जाएँगे इसके, यहाँ पे 5 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे भी बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 8 और उम्र क्या हो जाएगी 11 से 14। ध्यान से देख लीजिए। और जो चौथा चरण होगा माध्यमिक का होगा 9 से 12 तक का स्टूडेंट, इसमें बात करें कि कक्षा उम्र जो 14 से 18 हो जाएगी। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? तो यही आपको बताना चला कि 5+3+3+4 है और ये जो 4 भाग में बँट गया है। और ये क्वेश्चन पूछा था ना प्री प्राइमरी को कितने पार्ट में बाँट दिया गया? तो देखिए 2 पार्ट में, चरण 1, चरण 2 में बाँटा गया है। चरण 1 में जो है बाल वाटिका है और चरण 2 में कक्षा 1 से 2 है, जिसमें उम्र 6 से 8 है, ठीक है? आशा करता हूँ स्टूडेंट आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट आपने चार्ट को देख लिया, जो बातें मैंने बताई हैं उसको समझ लिया है, तो आपको पता चल गया है कि जो कह रहा है पूर्व बेसिक स्कूलों में, यानी जो प्री प्राइमरी होता है उसमें कितने तक के बच्चों को रखते हैं? तो इसको देखो, प्री प्राइमरी जो होता है इसमें बाल वाटिका भी शामिल होता है, ठीक है? तो इसमें 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, जो शुरू का 2 वर्ष होता है 3 से 3 और जो 4 साल जो होता है उसमें बच्चे बाल वाटिका में होते हैं, जिसको आंगनबाड़ी भी एक तरह से कहा जा सकता है। तो बाल वाटिका होता है और इससे 1 और 2 को भी शामिल कर दिया गया है प्री प्राइमरी में, ठीक है? तो इसमें 1-2 तो बच्चा 3 साल से एडमिशन लेता है और और जो आपका पढ़ता है तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल वो हो गया और फिर तो और यहाँ से हो जाता है फिर 1 और 2, यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2, तो 5+3+3+4 ये जो स्ट्रक्चर क्या है, जो नई शिक्षा नीति का स्ट्रक्चर याद करिएगा, बार-बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। ये तो एकदम कोई रोक नहीं पाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएँगे। तो ये है, इसमें जो शुरू के 5 साल में इसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट और सेकंड, फिर सेकंड से लेके 5th, फिफ्थ से लेके 8th और 8th से लेके 12th तक का ये स्ट्रक्चर है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को कितने भागों में बाँटा गया है? तो देखिए जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है इसको 2 भागों में बाँटा गया है। बस पूर्व प्राथमिक को 2 भागों में बाँटा गया है और किसी शिक्षा को, माध्यमिक को और या प्राथमिक को किसी को भागों में नहीं बाँटा गया। बस पूर्व प्राथमिक को कितने भागों में बाँटा गया है? चरण 1 और चरण 2, 2 भागों में बाँट दिया गया है। एक जो आपका बाल वाटिका है और जिसमें आपको 3 से 6 वर्ष तक का बालक रहेगा और कक्षा 1-2 में 6 से 8 तक का बालक रहेगा। ये आपका प्री प्राइमरी में आएगा, जिसको कहते हैं पूर्व प्राथमिक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 भागों में बाँटा गया है। जैसा कि आपको फ़ोटो मैंने वो जो पिक्चर थी अलग से दिखाया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कह रहा है कि जो पर्पज़ है प्राइमरी, डेवलपिंग गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रंस, यानी बालकों में अच्छी आदतों का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। फिर कह रहा है टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन, शिक्षा हेतु बालकों को तैयार करना, ये भी उद्देश्य है। फिर कह रहा है शारीरिक विकास करना, यानी फिजिकल डेवलपमेंट करना, ये भी सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी उपरोक्त सभी। स्टूडेंट कई पेपर में कुछ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स भी है, जो मैं आपको आने पे बताऊँगा और समझाऊँगा कि क्यों मिस्टेक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया, सन 1838 में किसने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया? यानी हु गेव एम्फेसिस इन 1838 एजुकेशन, मतलब रिपोर्ट ऑफ 1838 ऑन प्राइमरी एजुकेशन, यानी किसने एम्फेसिस दिया? तो आपको बताऊंगा, देखिए 1838 का याद रख लीजिएगा। अगर 1838 का नाम आता है स्टूडेंट, तो आपको याद होना चाहिए कि ये 1838 से जुड़े हुए विलियम एडम्स। विलियम एडम को इंग्लैंड ने 1810 में शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था अपने वहाँ। तो भारत में भी, क्योंकि इंग्लैंड का शासन ही भारत में चला था, तो इंग्लैंड के कानून भारत में लागू हो जाते थे। तो विलियम एडम्स भारत में प्रारंभिक शिक्षा के लिए इनको नियुक्त किया गया और इन्होंने 3 रिपोर्ट अपनी दी थी, ठीक है? तो ये 1838 की रिपोर्ट किसकी है? विलियम एडम्स की रिपोर्ट है। स्टूडेंट याद रखिएगा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ईडीयू 104 के वीडियोज़ को अगर आप पेपर दे चुके हैं फिर से देख के जाइएगा, ताकि 105 में भी बहुत सारे क्वेश्चन उससे मैच करेंगे।
निम्न में से कौन सी प्राथमिक शिक्षा की समस्या यानी प्रॉब्लम क्या है? तो प्राइमरी एजुकेशन की पहला करा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये भी सही है। लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये भी सही है कि बच्चा क्या बोले, मातृभाषा में सिखाया जाए, दूसरे भाषा में सिखाए, ये सारी समस्या होती हैं। फिर शॉर्टेज ऑफ द ट्रेंड टीचर, उपरोक्त सभी। तो माध्यमिक जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है कि ट्रेंड टीचर नहीं है हमारे माध्यमिक में, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, भाषा की समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टू व्हाट एज ग्रुप चिल्ड्रंस आर गिवन प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए ये मैंने बताया ना कि अगर आप नई शिक्षा नीति का चार्ट या उसके में मुख्य बातों को आप नहीं याद रखेंगे स्टूडेंट, तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसको जरूर नई शिक्षा नीति के का संरचना आप देख के जाएगा। तो भारत में कितने आयु वर्ग के बालकों को प्राथमिक शिक्षा, देखिए प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक की होती है, जिसमें 1 से 5 जो है वो क्या कहते हैं 1 से 5 तक की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं प्राथमिक चरण और कहते हैं और उच्च प्राथमिक। प्राथमिक में भी 2 है, एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक। तो 1 से 5 तक प्राथमिक और 5 से 8 तक उच्च प्राथमिक होता है, ठीक है? तो ये 6 से 14 वर्ष दी जाएगी, क्योंकि बालक जैसे मैंने बताया 6 में साल में 1 में जाएगा और 8 में जाते-जाते उसको 14 वर्ष का हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आप 6 से 14 वर्ष आप लगाइएगा, ठीक है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य था, देखिए, अब जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अनाउंसमेंट था, वो क्या कर रहा था? वो कह रहा था इनहैंसिंग द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दे रहा था, बिल्कुल दे रहा था। अनिवार्य शिक्षा का सुचारू रूप से चलाना था, बिल्कुल, तो दोनों सही है। दोनों इसलिए सही, देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत बच्चों को हर स्कूलों में ब्लैक बोर्ड हो, ताकि बच्चे देख कर सीखें, बोर्ड पर टीचर उनको बताए और बच्चे अपने कॉपी में या अपने स्लेट्स के थ्रू उसको नोट करें। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उस योजना के अंतर्गत जो शिक्षा नीति की योजना थी उसके तहत अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु कॉल्ड द फादर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। भारत में प्राइमरी एजुकेशन का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है? तो देखिए भारत में अगर हम बात करें कि प्राइमरी एजुकेशन का पिता जो है, ये कह रहा है कि जेम्स थॉमसन, फ्रेबेल या वर्गन, ठीक है? स्टूडेंट ये जो ऑप्शन कह रहा है कि जेम्स थॉमसन, फ्रोबेल, वर्गन, देखिए बुनियादी जो हमारी प्राथमिक शिक्षा थी, इनमें से इन लोगों के आने से पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा का ये था, ठीक है? ये चल रही थी। और अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षा, तो इसमें से जेम्स थॉमसन, फ्रोबेल, वर्गन जो था, तो स्टूडेंट्स इसमें जेम्स थॉमसन ने नहीं किया है, फ्रोबेल ने भी नहीं किया। फ्रोबेल पूर्व प्राथमिक विद्यालय के जनक है, इन्होंने जर्मनी के एडनबर्ग में अपना पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोला था, ठीक है? तो फ्रोबेल को पूर्व प्राथमिक के जनक को हम जानते हैं। अब इसमें हमको वर्गन के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि इन्होंने भारत में एजुकेशन सिस्टम शुरू नहीं किया, या तो इनमें से कोई नहीं, या वर्गन के साथ जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन वर्गन का कोई एग्जाम नहीं है, तो हम इसमें से ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ठीक है? हमको कुछ मिला नहीं, हमने काफ़ी क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए जो एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया है, वो A.N. बासु की किताब है, अनंतनाथ बासु, ठीक है? इनका पूरा नाम क्या था? अनंतनाथ बासु। ऑप्शन आप बी जो है आपका सही हो जाएगा कि फादर ऑफ जो इनकी पुस्तक थी, वो क्या कहते हैं एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया के ये राइटर माने जाते हैं, ठीक है? और अगर बात करें स्टूडेंट, अगर J.S. मिल की किताब की बात करें, जो आपका ऑप्शन डी है, तो J.S. मिल की जो फेमस किताब हो जाती है स्टूडेंट, कि J.S. मिल की जो फेमस किताब हो जाती है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, और जबकि A.N. बासु की किताब है कि एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट, वो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो आया है वो कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेबल इज फॉर्मली नोन एज विच, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि विच लेवल इज फॉर्मली नोन एज द फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी औपचारिक शिक्षा के व्यवस्था के प्रथम स्तर को कौन सा स्तर कहते हैं? तो देखिए औपचारिक शिक्षा जो होती है उसके प्रथम स्तर की हम बात करें स्टूडेंट, तो ये जो प्रथम स्तर होता है वो क्या होगा? औपचारिक शिक्षा का पूर्व प्राथमिक स्तर ही तो होगा। इसका राइट ऑप्शन मैंने बोला ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उसके चार्ट से, उसके संरचना से बहुत सारी स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। वो प्री प्राइमरी लेवल होगा, उसके बाद प्राइमरी आएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय शिक्षा नीति का पुनर्निरीक्षण किस सन में दोबारा किया गया, यानी इन विच ईयर इंडियन एजुकेशन पॉलिसी वाज रिवाइज्ड। तो देखिए आपको स्टूडेंट पता है भारत में अब तक 3 जो है एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा नीति आ चुकी है। पहली नीति 68 में आई, दूसरी 68 को ही अगर हम पलट दें तो क्या बन जाता है 86, तो 86 में दूसरी आई। तो पहली बार 68 में आया, उसका पुनर्निरीक्षण कब किया गया? 86 में। और जब तीसरी बार हुआ है वो कब आया? 2020 में। तो स्टूडेंट
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 के बाद उसका वो जो मॉडिफिकेशन हुआ वो 86 में हुआ। स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा, जब 68 में आई थी तो कहा गया था कि 5 साल में शिक्षा नीति रिव्यू की जाएगी, लेकिन वो 1986 तक की ही नहीं गई, उसका रिव्यू नहीं किया गया। ठीक है, जब 1986 तक उसका रिव्यू नहीं किया गया तो 86 में जाके हुआ, और इसमें 10+2+3 वाली प्रणाली का हमारे पास सामने आई, संरचना सामने आई। और अब जो नई पॉलिसी 2020 में आई है उसमें 5+3+3+4 वाली प्रणाली लागू है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना किस सन में की गई। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो आया था, ये क्वेश्चन तो हमें काफ़ी सर्च करने पे भी नहीं मिला, और ये क्वेश्चन हमको हमारे सर्च में गलत साबित हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन के ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं लग रहे थे, और इसके लिए हमने काफ़ी सर्च किया और पता चला है कि इसका राइट आंसर आपका जो है वो स्टूडेंट 15 अगस्त 1906 में, यानी 15 अगस्त 1906 को आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 अगस्त 1906 को एस.एन. मुखर्जी द्वारा जो है भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना बंगाल में की गई। 15 अगस्त 1906 को एस.सी. मुखर्जी द्वारा बंगाल में, ये राइट आंसर होगा। तो 1906 इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इसमें पूछता माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं तो हम उपयुक्त सभी को लगा देते, कि पहले पढ़ लेते ऑप्शन, यानी सेकेंडरी एजुकेशन का एम नहीं है। बालकों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, बिल्कुल है। नेतृत्व क्षमता का विकास करना, ये भी है। उच्च शिक्षा के योग बनाना, ये भी है। और कह रहा उपयुक्त सभी, तो अगर हम कहें तो उपयुक्त सभी, तो ये पूछा उद्देश्य नहीं, जबकि इसको पूछना चाहता माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है, लेकिन अंग्रेजी में तो ऑप्शन ही गलत दे दिया है। अंग्रेजी में देखिए, हिंदी में कह रहा उच्च शिक्षा की ओर बनाना, और अगर अंग्रेजी में देखिए तो कह रहा टू डेवलप सेंस ऑफ लीडरशिप, यानी लीडरशिप का विकास करना, तो यहाँ से ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें कि उद्देश्य नहीं है, तो जो है उच्च शिक्षा के योग बनाना, ये छोटा उद्देश्य हो जाता है, इसलिए हमको उद्देश्य में हम इसको नहीं मान सकते हैं। और यहाँ पे सेंस ऑफ लीडरशिप है, तो ऑप्शन सी। इसी तरह से इस क्वेश्चन में ऑप्शन में गलत है, ये सारे बच्चों को नंबर दे दिया गया होगा। लेकिन अगर ये पूछता माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो बालकों को कुशल बनाना, बालकों में दूरगामी सोच का विकास करना, ये सब ऑप्शन सही माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जैक्टली होना चाहिए था कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है, तब जाके उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत विवादित क्वेश्चन स्टूडेंट आए थे एग्जाम में, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। अगला क्वेश्चन, मुदालियर आयोग ने 1952-53 में शिक्षा का क्या योगदान दिया। तो मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उद्देश्य विहीन बताया। ठीक है, फिर कह रहा है ये बताया कि यह अनुपयोगी पाठ्यक्रम है। ठीक है, ये मतलब इसका पाठ्यक्रम अब काम का नहीं है, बिल्कुल बताया था। व्यावसायिक कुशलता के विकास पे जोर दिया, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इस सब पे जोर दिया था। ठीक है, किसने, मुदालियर कमीशन ने। अगला क्वेश्चन है जो उपयुक्त सभी, आंसर डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एम्फेसिस ऑन द रिफॉर्म इन द सेकेंडरी एजुकेशन, यानी किसने सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा के रिफॉर्म पे जोर नहीं दिया, कि सुधारों में नहीं जोर दिया। तो स्टूडेंट देखिए, ऑप्शन कह रहा है राधा कृष्णन आयोग, सैंडलर आयोग, हर्टांग आयोग और कोठारी समिति। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा राधा कृष्णन मिशन, यानी राधा कृष्णन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पे जोर नहीं दिया, क्योंकि ये क्या था, राधा कृष्णन आयोग को यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है, कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसने विश्वविद्यालय शिक्षा पे जोर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राधा कृष्णन आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस सन में शुरू हुई। तो स्टूडेंट, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा सन 1944 में, 1944-45 में ताराबाई मोदक द्वारा महाराष्ट्र में एक ग्राम बाल शिक्षा केंद्र खोला गया, जिसको पूर्व प्राथमिक स्कूल के नाम से जाना गया, और यहीं से पूर्व प्राथमिक स्कूल मतलब शिक्षा की शुरुआत भारत में मानी जाती है 1944-45 से। इसको खोला था ताराबाई मोदक ने। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देख लेते हैं, जो अगला क्वेश्चन आया था वो कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किस अवस्था में होती है। देखिए, पूर्व प्राथमिक जो होता है, बालक 3 साल से शुरू होता है, तो वो शैशवावस्था में नहीं होता है, वो बाल्यावस्था में आ जाता है। ठीक है, तो चाइल्डहुड, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, नई एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख के जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रच वर्ड किस भाषा का शब्द है, यानी जो अंग्रेजी का क्रच मैंने बताया, जिसका नाम मतलब दूसरा गृह होता है, आश्रगृह आप कह सकते हैं उसको, या इसको शिशु गृह के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका ये किस भाषा का शब्द है। तो स्टूडेंट, ये मिडिल इंग्लिश, यानी मध्य इंग्लिश का, किस समय का, ओल्ड इंग्लिश, जो मध्य इंग्लिश जिसको कहते हैं, मतलब मिडिल इंग्लिश, सॉरी ओल्ड इंग्लिश नहीं, मिडिल इंग्लिश का ये वर्ड है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ये किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए, अंग्रेजी भाषा का शब्द के बाद, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल इन इंडिया देयर। अभी देखिए, ये क्वेश्चन में पूछा था कितने टाइप का प्री प्राइमरी स्कूल भारत में। तो भारत में स्टूडेंट 3 तरह का प्री प्राइमरी चलता है, शिशु, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी, और तीसरा मॉन्टेसरी। तो ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा, 3 तरह के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा को सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन कब हुआ। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए ताराचंद जो कमीशन था, इसका गठन 1948 में हुआ। कब हुआ,
माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए हुआ। और किसका हुआ 1948 में? ताराचंद समिति का गठन हुआ। और बात करें स्टूडेंट जो 1952 लिखा है, इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन, जिसको मुदालियर कमीशन कहते हैं, ये 1952 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 48 का भी बता दिया, 52 में मुदालियर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। देखिए वही क्वेश्चन, 52-53 में अध्यक्ष कौन था? तो मैंने बताया ना, इसको मुदालियर कमीशन कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेन प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो क्या है? अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन, एमलेस, उद्देश्य विहीनता, यूजलेस कैरिकुलम, अनुयोगी पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो ये यही हमारे माध्यमिक शिक्षा की समस्या, ये सब है कि जो पाठ्यक्रम का उतना अच्छा ना होना और मतलब अनुशासनहीनता, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इन बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देश का आर्थिक विकास किस पे होता है? समाजीकरण पे भी होता है। ठीक है, इसको आप सीधे याद रखिए कि पोलिटिसाइजेशन पे नहीं होता है, औद्योगिकरण पे भी नहीं होता है, समाजीकरण पे होता है। ठीक है, आर्थिक विकास किस पे होता है? आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास होगा तभी जाके देश का सामाजिक विकास भी संभव है। ठीक है, इसलिए समाजीकरण पे होता है। अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो देखिए कोठारी आयोग था, इसने जो है इसमें 20 मेंबर थे और कोठारी आयोग का गठन 1964 में 14 जुलाई 1964 को किया गया और 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और इसमें 20 सदस्य थे, कुल 20 सदस्य, और इन्होंने 23 सिफारिशें की थी कि ये सुधार लाने चाहिए। इसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अनुसंधान पे, रिसर्च पे, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पे था। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि समता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, सही है। नवीन ज्ञान की खोज करना, मैंने बताया ना, रिसर्च पे भी बढ़ावा दिया गया था, शोध करने पे, तो ये दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन सी से रहेगा, ए और बी बोथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जो आया था वो कह रहा है राष्ट्र के चौमुखी विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? अब राष्ट्र के चौमुखी विकास के लिए शिक्षित व्यक्ति चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मानव संसाधन चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, वो भी चाहिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बेसिक विद्यालय किस सिद्धांत पे है? तो देखिए महात्मा गांधी ने जो बेसिक विद्यालय, ये बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों पे है, ये प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांतों पे नहीं आधारित है। तो बेसिक जो स्कूल था वो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, बात करें कि वो बेसिक एजुकेशन के प्रिंसिपल पे आधारित था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जो आया था वो कह रहा था कि वेयर वाज द फर्स्ट प्री प्राइमरी स्कूल एस्टेब्लिश। अब दुनिया में पूछ दिया, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है। और मैंने बताया था ना, इसको जर्मनी के जो समाजशास्त्री, जो एजुकेशनिस्ट कह सकते हैं, समाजशास्त्री नहीं, शिक्षा शास्त्री, ये जर्मनी के कौन थे? जर्मनी के जो एजुकेशनिस्ट जिसका नाम फ्रोबेल था, उसने ब्लैकेनबर्ग नाम के गांव में जर्मनी में पहली बार पूर्व प्राथमिक स्कूल को खोला था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जो आया था वो कह रहा था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक को किस आयु तक दी जाती है? अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा, देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक को कब तक दी जाती है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्टूडेंट, फिर वही स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी का, तो कब तक चलती है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो इसमें ये जो है, ये आप बोला ना 3 साल से बच्चा जाना शुरू करता है पूर्व प्राथमिक में, और 3 से लेके 5 वर्ष तक जो है, तो ये क्या हो जाएगा? तो आपका पढ़ेगा तो 3 से लेके 6 वर्ष तक का इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कब तक दी जाएगी? 5 या 6 वर्ष तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कि 5 या 6 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 में जाएगा तो नर्सरी जाएगा, 4 में जाएगा तो आपका उसमें जाएगा LKG में, 5 में जाएगा तो UKG में। ठीक है, तो नर्सरी LKG 3, 4, 5, ये इस तरह से 5 या 6 वर्ष के अंदर उसको ये पूरा कर लेना है चरण। अगला क्वेश्चन है विलियम एडम्स ने 1838 में अपनी रिपोर्ट में किस शिक्षा पे बल दिया? ठीक है, तो विलियम एडम्स ने 1838 में बात करें तो इसने किस पे? प्राथमिक शिक्षा, और कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, और उच्च शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट बात करें एग्जैक्टली अगर बात करें तो इसने वर्नाकुलर एजुकेशन पे, विलियम एडम्स ने वर्नाकुलर मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों पे रिपोर्ट नहीं दिया था। ठीक है, तो इस तरह से उस ये जो रिपोर्ट इसको नियुक्त किया गया था 1835 में, नियुक्ति बिहार के बंगाल में। ठीक है, और शिक्षा सुधार हेतु बिहार और बंगाल में शिक्षा सुधार हेतु इसका निर्णय किया था। तो इसने प्राथमिक शिक्षा पे अपने रिपोर्ट को दिया था कि बेसिक कितने स्कूल हैं भारत में संचालित हो रहे हैं, क्या दशा है और क्या दिशा है, कैसे यहाँ पे शिक्षा दी जानी चाहिए। और एडम्स ने देसी भाषा में शिक्षा देने की वकालत भी की थी।
ठीक है। और इन्होंने कहा था कि नित्यानंदन का सिद्धांत यानी जिसमें फिल्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन है, उसका विरोध किया था और कहा था सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। वो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन मैकाले ने भारत पे अंग्रेजी को थोप दिया। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो स्टूडेंट आपको पता है केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये सारे हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो इसमें से कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। गोरखपुर तो नहीं है, लखनऊ भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा का दोष है? तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा का दोष कह रहा है कि विद्यालय में धन व्यवस्था की कमी यानी लैक ऑफ फंड, छात्रों में अनुशासनहीनता, दोषपूर्ण प्रणाली और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे माध्यमिक शिक्षा के दोष हैं। तो ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का मुख्य क्या क्या करना क्या है? तो शिक्षा का मुख्य काम क्या है? समाज सेवा करना, शोध करना, शिक्षण करना, उपयुक्त सभी। और भी बहुत सारे हैं, जागरूक करना, सभ्य। देखिए, शिक्षा का सबसे मूल कर्तव्य स्टूडेंट याद रखिएगा, देश का सभ्य नागरिक बनाना होता है। यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन आया, विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई। कब हुई? देखिए, 53 में इसके लिए इसका प्रस्तावना तैयार किया गया, इसका नींव रखा गया। कब? 1953 में। लेकिन इसको लागू जब हुआ है यूजीसी स्टूडेंट, अगर इसमें ऑप्शन में 56 रहता ना, तो हम 56 को लगाते, क्योंकि संसद से 1956 में यूजीसी को स्वीकृति मिली, तब जाके इसने कार्य को करना शुरू किया। 53 में इसकी नींव रखी गई। तो स्थापना कब हुई थी? तो हम अगर 56 ऑप्शन रहता तो 56 में लगाते, लेकिन 53 में ही है और 53 में नींव रखी गई है, तो हम 53 के साथ जा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय कब खुला? तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की बात करें तो इग्नू का जो है ये 1985 नई दिल्ली, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और 1985 में खोला गया। ठीक है, 1985 में। ठीक है, और इसमें 40 लाख छात्र पढ़ते हैं, याद रखिएगा 40 लाख छात्र पढ़ते हैं, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या करता है? वो कर नवीन कॉलेजों, अगर नवीन कॉलेजों की स्थापना करना, विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना, नवीन कॉलेजों को मान्यता देना, इनमें से कुछ नहीं। अगर स्टूडेंट ऑप्शन रहता कि इनमें से सभी या सभी, तो हम इनमें से सभी को लगा देते, लेकिन अब हमको एक प्रमुख चुनना है। तो सबसे प्रमुख काम यूजीसी का क्या है? शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना, कि डिटरमाइनिंग द एजुकेशन लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी विश्वविद्यालयों का शैक्षिक स्तर क्या है। बाकी नवीन कॉलेजों की स्थापना नहीं करता है, लेकिन सहयोग करता है और मान्यता भी देने में सहयोग करता है, क्योंकि यही नियम कानून को इसी के नियम कानून को पूरा करने पे AICTE अप्रूव करती है। ठीक है, अगर इसमें से रहता है इनमें से सभी, तो हम सभी को लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे मुख्य की बात की है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे विश्वविद्यालयों के शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट इस तरह से 40 क्वेश्चन की सीरीज को हमने आपके लिए कवर किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके एग्जामिनेशंस और DDU से रिलेटेड हर जरूरी अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो को अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम आपके लिए और वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन टाइम पे लेके आने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्या है स्टूडेंट्स? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्या की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट इसमें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इसमें कह रहा है साज सज्जा का सामान। तो स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज मत होएगा, यहाँ साज सज्जा का सामान मतलब है इक्विपमेंट जो पढ़ाने के लिए ज़रूरी है, जैसे चार्ट हो गया, बोर्ड हो गया, मतलब प्राथमिक बच्चों के लिए फिगर्स हो गए, तो ये साज सज्जा का सामान है। ठीक है, डर्थ ऑफ मनी यानी धन का अभाव जो के वजह से पूर्व प्राथमिक शिक्षा में समस्याएं आती हैं। प्रशिक्षित अध्यापिकाओं का अभाव, यानी जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना और पूर्व प्राथमिक मतलब बच्चों को पढ़ाना, दोनों अलग अलग कला स्टूडेंट। तो ये सारी समस्याएं पूर्व प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए फेस करनी पड़ती है। ठीक है, और ये सारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आपको बताना चाहेंगे कि हर ऑप्शन में जहाँ पे उपयुक्त सभी देखिएगा, तो भी आप ऑप्शन को समझ के जाएगा, क्योंकि बार बार उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन इस पेपर में तो सही हो रहा है, लेकिन हर पेपर में सही नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा और मार्केट के क्वेश्चन बैंक पे आंख बंद करके यकीन मत करिएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन में की सार्थकता क्या है? तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की सार्थकता क्या है? ठीक है,
तो इसका क्या महत्व है, यानी जन साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक है, ठीक है। यानी शिक्षा को यूनिवर्सल कर देना, सभी के लिए फ्री वो कर देना, जरूरी कर देना, ये क्या है, साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक है, बिल्कुल ठीक। आर्थिक विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता है, ये भी ठीक है। प्रजातांत्रिक संस्थानों के प्रभावी क्रियाशीलन हेतु, यानी जो डेमोक्रेटिक है बॉडी है वो अच्छे से काम कर सके, तो ये सब इसकी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की सार्थकता में शामिल है। तो स्टूडेंट यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी यस यस से मतलब सर्व शिक्षा अभियान। तो स्टूडेंट सर्व शिक्षा अभियान के बारे में क्या कथन सत्य है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन हेतु इसको प्रारंभ किया था, यानी सर्व जो प्राथमिक शिक्षा है इसको सब जगह फैला देने के लिए, लागू करने के लिए इसको सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया था, ये भी ठीक है। अगला कर सभी के लिए शिक्षा के रूप में जाना जाता है, यानी सर्व शिक्षा अभियान को सभी के लिए शिक्षा के रूप में जानते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। पढ़े भारत बड़े भारत सर्व शिक्षा अभियान का एक उप कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है, यानी पढ़े भारत पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो ये सब शिक्षा अभियान का एक उप कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ सही है, तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा हमारी शिक्षा व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है और उसमें तत्काल सुधार किए जाने की आवश्यकता है, तो ये कथन किसने कहा। सेकेंडरी एजुकेशन में माना कि ये हमारे लिए वीकेस्ट सबसे मतलब वीकेस्ट मशीनरी है, ठीक है, सबसे तो ये किसने माना, तो स्टूडेंट विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 ने इस पे रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 यानी यूनिवर्सिटी कमीशन 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा को किसका आधार कहा जा सकता है, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो किसका आधार है, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन, तो शिक्षा का और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दोनों का आधार है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ए और बी दोनों का आधार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली के बारे में किसने कहा था कि लगभग आधी शताब्दी से परीक्षा को भारतीय शिक्षा का निकृष्टम तत्व स्वीकार किया गया, ठीक है। तो दोषपूर्ण प्रणाली के बारे में किसने कहा कि लगभग आधी शताब्दी से परीक्षा जो है भारतीय शिक्षा का निकृष्टम तत्व स्वीकार, यानी परीक्षा एकदम अच्छी चीज़ नहीं है, ये भारतीय शिक्षा के लिए निकृष्ट चीज़ है, तो इसमें से ये किसने कहा। तो स्टूडेंट जो परीक्षा को दोषपूर्ण प्रणाली और भारत का निकृष्टम तत्व यानी जो वर्स्ट फीचर माना, मतलब शिक्षा मतलब जो आपके एग्जामिनेशन को वर्स्ट फीचर माना था, तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन है। स्टूडेंट आपको राइट आंसर बता दे रहा हूँ, इसको राजेंद्र प्रसाद जी ने माना था। किसने माना था, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको माना था, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, भारतीय शिक्षा में विविध एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सुझाव किसने दिया, मुदालियर कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने, ए बी दोनों ने। तो माध्यमिक शिक्षा में विविध एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सुझाव, तो स्टूडेंट्स माध्यमिक शिक्षा में विविध एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम का सुझाव मुदालियर कमीशन और कोठारी कमीशन दोनों ने व्यावसायिक शिक्षा की बात की है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट रहेगा, बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट बार बार आपसे कह रहा हूँ कि हर बार उपरोक्त सभी और ए और बी दोनों सही नहीं होंगे, इस पे एग्जाम में इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 की शैक्षिक संरचना यानी एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट नई शिक्षा नीति का एजुकेशनल स्ट्रक्चर, जिसको शैक्षिक संरचना आप कहते हो, ये 5-3+3+4 है, जिसमें 5 साल में 3 साल बालवाड़ी के, मतलब जिसको आप बालवाड़ी कहते हो, जिसको आंगनवाड़ी कहते हो 3 साल तक, जिसमें आपका LKG UKG और 1 और 2 समाहित है, तो 3 साल आंगनवाड़ी के, 1 और 2, और फिर जो 3 है उसमें 3+3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, फिर दूसरा 3 में क्लास 6, 7, 8 आएगा, और फिर 4 में 9 से लेकर 12 तक की संरचना को रखा गया है। नई शिक्षा नीति के जनक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, इसको याद रखिएगा। स्टूडेंट अगर आपने हमारा EDU पे और सारे वीडियोस नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। स्टूडेंट आप EDU 104 और 105 के वीडियो, साथ ही साथ 203 के वीडियोस भी हमारे देख के देगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन इस पेपर में हो सकता है रिपीट आए। तो आपसे कहना चाहूँगा कि EDU 104 और 105 का महामैराथन भी देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में छात्र असंतोष का क्या कारण है। अब भारत में छात्र असंतोष का कारण क्या है, तो ठीक है स्टूडेंट, तो छात्र क्यों मतलब असंतोषित रहते हैं, संतुष्ट नहीं रहते, तो दूषित शिक्षा प्रणाली एंड डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, मतलब शिक्षा प्रणाली में कुछ कमियां रह जाना, उद्देश्य विहीन जीवन और अनिश्चित भविष्य, ये भी ठीक है, वित्तीय कठिनाइयां एंड पैसे की दिक्कत, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, ये सब जो है इसमें भारत में शिक्षा की समस्याएं हैं, ठीक है। छात्र असंतोष को कैसे रोका जा सकता है, कैसे छात्र के असंतोष को खत्म करेंगे हम, शिक्षक और छात्रों के बीच उचित संप्रेषण यानी अच्छी बातचीत, शिक्षक जो है वो छात्रों की परेशानियों को समझने की कोशिश करे और उनकी क्या परेशानी पढ़ाई में आ रही है उसको दूर करे, छात्रों के बीच अविभेदीकरण यानी सब बच्चों को एक समान करे,
समझे, एक समान ट्रीट करे, तो बिल्कुल ये दोनों से जरूर छात्र असंतोष क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सी वाला राइट रहेगा। NSQF, NSQF किस पे बल देता है? तो स्टूडेंट जो NSQF है वो आपके टेक्निकल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस और स्किल गाइडेंस तीनों पे, जिसको आप तकनीकी मार्गदर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कौशल मार्गदर्शन, स्किल डेवलपमेंट कहते हो, तो तीनों पे बल देता है NSQF। ठीक है, जिस NSQF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्कूल ऑफ करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है स्टूडेंट, NSQF को का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवरोधन का क्या कारण है? ठीक है, अवरोधन का क्या कारण है? ठीक है, तो इस मतलब स्टूडेंट स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का क्या कारण है? तो अवरोध, जो ये शिक्षा में अवरोधन की बात कर रहा है, इकोनॉमी में नहीं बात कर रहा है, तो इसका क्या है? स्टूडेंट स्टैग्नेशन क्या होता है कि किसी कारणवश बच्चा एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक समय व्यतीत करता है, तो उसको हम स्टैग्नेशन यानी शिक्षा में अवरोधन कहते हैं। तो इसका क्या कारण है? भारी भरकम अरुचिपूर्ण पाठचर्या, बिल्कुल ठीक, अनियमित उपस्थिति, यानी वो बच्चा रेगुलर नहीं आएगा, पाठ्यक्रम अच्छा नहीं होगा, सामाजिक बुराइयां, ये सभी, तो ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें से ये जो सही है, क्योंकि हमारा ए और बी तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, इसलिए हम सी को भी इसमें मान ले रहे हैं और ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एसडीजी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ना, तो इसमें गोल चौथा किसके से संबंधित है? एसडीजी में लक्ष्य जो चौथा है वो किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट पहले आपको बता दे रहा हूँ, एसडीजी के सारे लक्ष्यों को आप देख के जाइएगा। इसमें जो चौथा लक्ष्य है, चौथा, इसका सारे लक्ष्य आप देख लीजिएगा, इसमें चौथा लक्ष्य है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। जो पहला है वो नो पावर्टी की बात करता है, ये पहला लक्ष्य हो जाता है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो स्टूडेंट सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई है। देखते हैं ना आप स्कूल पे, प्राथमिक विद्यालयों पे पेंसिल बना होता है, उस पर बच्चा बैठा होता है और एक तरफ बालिका बैठी होती है और लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान, तो 2001 में इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ई लर्निंग का एक रूप है? यानी ई लर्निंग क्या है इसमें से? तो वेब आधारित लर्निंग, आभासी कक्षाएं यानी वर्चुअल क्लासेस, कंप्यूटर आधारित अधिगम यानी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग और सभी। तो स्टूडेंट ये सभी ई लर्निंग के प्रकार है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अवरोधन से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट बता दिया कि अवरोधन वही होता है कि किसी कारणवश बालक 1 वर्ष से ज़्यादा एक ही कक्षा में पढ़ता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवरोधन कहते हैं। तो क्यों अवरोधन होगा? या तो बच्चा फेल हो जाएगा, या बच्चे ने उस कक्षा में अच्छा नहीं किया, या उसको उस कक्षा का उस क्लास की जानकारी नहीं है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? अवरोधन करते हैं। तो ए बी दोनों सही रहेगा, तो हमारा राइट आंसर स्टूडेंट बन जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो अब बोथ ए एंड बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करने के क्या उपाय हैं? तो अपव्यय और अवरोधन को दूर करने के लिए क्या उपाय है? स्टूडेंट कह रहा पाठ्यचर्या में सुधार, ये ठीक है। तो अपव्यय एवं अवरोधन के दूर करने के उपाय की बात हम करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें है पाठ्यचर्या में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, बाल विवाह पे रोक और उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन रहेगा डी, उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, स्कूली शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा प्रणाली के कौन से परिवर्तनकारी सुधार किया गया है? तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई है, नई शिक्षा नीति, स्टूडेंट 3 शिक्षा नीति भारत में आ गई है। 1968 में पहली आई, 1986 में दूसरी आई और 2020 में के कस्तूरी रंगन के निर्देशिता में तीसरी आई है। तो इसमें शिक्षा प्रणाली में कौन सा परिवर्तनकारी सुधार किया गया है? तो पूर्व प्राथमिक स्कूल में 12वीं तक कक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच, ठीक है, मतलब सब बच्चे 12th तक पढ़ने जाएँ, ये भी सही है। पूर्व बालावस्था की देखभाल और शिक्षा, ये भी ठीक है। तीसरा, मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के लिए राष्ट्रीय अभियान। तो स्टूडेंट ये सब सही है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा, नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषता क्या है? तो स्टूडेंट नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषता की बात करते हैं, तो कह रहा है बहुविषयक शिक्षा यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, कई विषयों की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, ये तय कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में कि बच्चा कहीं का भी हो वो 1 से 8वीं 10वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा प्राप्त करेगा। बिल्कुल ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा, तो ये सब यानी, और बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन दिया जाएगा, तो ये भी सही है। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट,
NSQF का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टूडेंट मैंने इसको पहले ही आपको बताया कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है ये आपका आप NSQF का फुल फॉर्म हो जाता है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF। अंग्रेजी में स्टूडेंट इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार अंग्रेजी में ही दिया जाएगा। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया नोन है, यानी भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को क्या किससे जाना जाता है? तो किंडर गार्डन, नर्सरी, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, डे केयर सेंटर, इन सब नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में छात्र असंतोष के दुष्परिणाम क्या है? यानी छात्र संतुष्ट नहीं रहेगा, असंतोषित रहेगा तो क्या रहेगा? तो शैक्षिक कार्यों में व्यवधान करेगा, बिल्कुल हड़ताल पे होगा, मतलब बच्चा संतुष्ट, छात्र अगर उच्च शिक्षा में मान लीजिए असंतुष्ट रहेंगे तो वो धरने पे बैठेंगे, दुर्व्यवहार होगा, उपयुक्त सभी। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे कि अगर छात्र असंतुष्ट होंगे तो ये सब हो सकता है। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के लिए शारीरिक, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसने कहा? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बच्चों के शारीरिक यानी फिजिकल, इमोशनल और बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण किसने माना? तो स्टूडेंट कोठारी कमीशन ने इसको महत्वपूर्ण माना था। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा तक पहुंचने में क्या समस्या है? तो मतलब भारत में उच्च शिक्षा छात्र क्यों नहीं ले पाते हैं? तो स्टूडेंट गरीबी, ठीक है, महंगी ट्यूशन फीस, ये भी ठीक है, समावेशी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा यानी इंक्लूसिव, तो समावेशी स्टूडेंट प्रवेश परीक्षा, तो ठीक है, ये साला इसमें उच्च शिक्षा में पहुंचने में बच्चों को बाधा है। तो ठीक है स्टूडेंट, गरीबी, महंगी ट्यूशन फीस और एक्सक्लूसिव एंट्रेंस एग्जाम की वजह से सभी बच्चे उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगला प्रश्न, सामान्य विद्यालय प्रणाली की सार्थकता क्या है? तो स्टूडेंट सामान्य विद्यालय प्रणाली की सार्थकता की बात करें, प्रत्येक बच्चे को शैक्षणिक अवसरों की समानता एवं सफलता प्रदान करती है, ठीक है। दूसरा, सभी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा कि सामान्य विद्यालय प्रणाली की सार्थकता दोनों से है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में समान विद्यालय प्रणाली किसने शुरू की? तो स्टूडेंट भारत में सामान्य विद्यालय प्रणाली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कोठारी कमीशन ने शुरू की थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कोठारी एजुकेशन कमीशन ने कॉमन स्कूल सिस्टम शुरू किया था। ICDS का फुल फॉर्म, तो स्टूडेंट ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अंग्रेजी में बार बार कर रहा हूँ, फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आसानी होगी, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो एकीकृत बाल विकास योजना को ICDS कहते हैं। सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं? तो स्टूडेंट दो, SDG और MDG, दो तरह के गोल होते हैं, यानी लक्ष्य भारत में निर्धारित। MDG पूरा हो चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 हैं। कितने लक्ष्य? स्टूडेंट ये लक्ष्य को देख के जाइएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न, प्रतिभा पलायन क्या है, यानी ब्रेन ड्रेन क्या है? प्रतिभा पलायन क्या है? तो प्रतिभा माइग्रेशन ऑफ टैलेंट, वॉशिंग ऑफ ब्रेन, बोथ ए एंड बी। तो प्रतिभा पलायन में क्या होता है स्टूडेंट? प्रतिभावान व्यक्ति या बालक या शिक्षार्थी जब क्या कहते हैं उचित अवसर अपने देश में नहीं पाता है तो वो पलायन करके कहीं और चला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिभा पुनर्स्थापन, ठीक है। उसी को ब्रेन ड्रेन या प्रतिभा पलायन कहते हैं। ये मस्तिष्क की सफाई से इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ये गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न, सरकार इसीलिए बताया स्टूडेंट कि ए बी यहाँ पे दोनों सही नहीं है, इसको आपको ध्यान देना है। प्रतिभा पलायन मतलब प्रतिभा का पलायन हो जाना, उसको उचित मतलब उसके लिए उचित व्यवस्था न होने पे। जैसे क्या होता है स्टूडेंट कि भारत में आपने उच्च शिक्षा ले ली है तो आपको भारत से अच्छा पैसा या सम्मान विदेशों में मिलता है, तो लोग विदेश चले जाते हैं, भारत की सेवा न करके विदेशी सेवा करते हैं। तो ये इसी को प्रतिभा पलायन कहा जाता है कि टैलेंटेड व्यक्तियों की कद्र न हो पाना, चाहे वो पलायन से हो चाहे जैसे भी हो। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू की गई योजना, तो स्टूडेंट ये पहले की योजना है, इस समय ये योजना नहीं चल रही है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और इंदिरा आवास योजना, ठीक है। तो इंदिरा यहाँ इंडिया लिख दिया है, यहाँ गलत ही छप गया स्टूडेंट। तो ये दोनों योजना पहले चलती थी और इन दोनों का गरीबी उन्मूलन के लिए ही चलाया जाता था, ठीक है। तो सी वाला सही रहेगा, अब योजनाओं का नाम बदल गया है। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा की क्या समस्या है, यानी जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक शिक्षा की क्या समस्या है? उद्देश्यहीनता, छात्र अनुशासनहीनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सब समय, उद्देश्यहीनता मतलब सही से काम नहीं कर पाना, छात्र अनुशासनहीनता भी है और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी इसमें जिम्मेदार है। तो ये सब ऑल ऑफ एबव इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 1986 ने बल दिया। स्टूडेंट बताया है आपको 3 शिक्षा नीति भारत में आ गई है, 1968, 1986 और 2020 2020। तो किस पे बल दिया? नवोदय विद्यालय खोलने पे बल दिया, शिक्षा के का व्यवसायीकरण यानी व्यवसायीकरण पे, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण पे, तीसरा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय पे। तो स्टूडेंट ये सब सही रहेगा, तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा, उपयुक्त सभी पे जो है नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 1986 की उसने बल दिया था।
अगला प्रश्न देखते हैं किसके द्वारा अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत को हटाकर जन शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। तो स्टूडेंट ठीक है, तो किस निस्पंदन सिद्धांत को यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को हटाकर मास एजुकेशन को प्रमोट किया गया। तो ये किसमें किया गया? जो मैकाले आया था उसने निस्पंदन का सिद्धांत दिया था और वो डाउनवर्ड था, यानी वो बस अंग्रेजों को यानी और उच्च भारतीयों को ही शिक्षित करना चाहता था, बाकी लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहता था। तो हंटर कमीशन ने इसको प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके 104 में भी पूछा था, जो इस बार पिछले बार पेपर हुआ था और आपके और पेपर में भी पूछा था, इसीलिए स्टूडेंट कह रहा हूँ 104 का एजुकेशन का पेपर भी आप देख के जाएंगे तो आपकी तैयारी इसमें डबल हो जाएगी। तो भारत में स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच के अंदर ही भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का कारण क्या है। जनसंख्या विस्फोट, कम कृषि उत्पादकता। तो जनसंख्या विस्फोट इसका कारण है, मतलब ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ना, इसलिए गरीबी बढ़ रही है। कम कृषि उत्पादकता, अकुशल संसाधन उपयोग, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट ये सब इसके कारण भारत में गरीबी के, इसीलिए भारत इस समय क्या हो गया, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया। भारत को भी अपनी जनसंख्या क्या करनी पड़ेगी, नियंत्रित करनी पड़ेगी। चाइना ने अपनी जनसंख्या नियंत्रित करके अपने आप को दूसरे नंबर पर ला लिया है। अगला प्रश्न, ऑनलाइन शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो डिजिटल साक्षरता तकनीकी मुद्दा ऑनलाइन शिक्षा के लिए चैलेंजेस है। छात्रों में प्रेरणा का अभाव, ये भी ठीक है। अनुशासन की कमी, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल, यानी ऑनलाइन कक्षा में बच्चे अनुशासन में नहीं जाते हैं, और तकनीकी ज्ञान नहीं होना और प्रेरणा का अभाव, तीनों इसके कारण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक वो किया नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो करेंगे, और वीडियो को स्टूडेंट आप जरूर शेयर करिएगा, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास योजना का उद्देश्य क्या है। तो एकीकृत बाल ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य और पुष्ट आहार को सुधारना, ये भी ठीक है। बच्चों को शारीरिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास हेतु प्रोग्राम करना, ये भी ठीक है। तीसरा, बच्चों में मृत्यु दर, बीमारी, कुपोषण एवं स्कूल से ड्रॉप आउट को कम करना, ये भी सही है। तो यानी बच्चों को ड्रॉप आउट यानी बाहर, मतलब उनको वो अपना परीक्षा छोड़ के ना जाए, इसको कम करना, मृत्यु दर को कम करना, ये सब है। तो स्टूडेंट हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। ये सब इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एकीकृत बाल विकास योजना के लिए ये सब जरूरी है। तो स्टूडेंट एकीकृत बाल योजना का ये सब लक्ष्य हो जाता है, और इसको 1975 में लागू किया गया था। 1975 में इसको लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, ECCE क्या है। तो स्टूडेंट ECCE को बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। इसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्राथमिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट अगला प्रश्न है, कौन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का आयाम है। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का आयाम, ठीक है, तो कह रहा है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो बिल्कुल ये मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी पावर्टी इंडेक्स का मतलब मापदंड क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। बिल्कुल ये सब इसके मापदंड है, इसी पे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी यानी बहुआयामी गरीबी इंडेक्स का तय किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। और अंतिम प्रश्न जो पूछा था वो कह रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 निम्न में से किस पे बल देती है। तो स्टूडेंट ये परीक्षा के लिए अधिगम, रटने पर बल, संप्रत्ययात्मक समझ, तो ये इन तीनों, और ये डी कह रहा है अभ्यास। तो ठीक है, तो 2020 रटने के लिए बल नहीं देती है, परीक्षा पे ज़्यादा जोर नहीं देती है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसको आप कहते हो संप्रत्यात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग पे जोर नई शिक्षा नीति आपकी 2020 देती है। तो स्टूडेंट इस तरह से 40 क्वेश्चन हमने आपके लिए कवर कर दिया है। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक।